हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजेडी स्टडी क्लब। एक बार दोबारा से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे इस चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास बोर्ड में अब बहुत कम दिन बाकी रह गए हैं, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है और उसी में हमने शुरुआत कर रखी थी अपने पीवाईक्यू सीरीज की, जिसमें हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं और उस पे हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है उसमें। ठीक है, और मैंने बताया था आपको कि मेरे पास ये पीवाईक्यू का मॉडल पेपर है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने आई थिंक 10 सवाल सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, मैंने उसमें डिटेल के साथ क्वेश्चन और उनके कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया है। ठीक है, तो आज पार्ट 3 में हम आगे इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि अभी हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है उसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, डायरेक्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्या कह रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 10 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे उस वीडियो में। अब क्वेश्चन नंबर 11 हमसे ये कह रहा है कि एक त्रिभुज है एबीसी। ये देखो क्या है, एक त्रिभुज है हमारे पास ए बी एंड सी। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, एक एबीसी के आधार बीसी, यानी बीसी हमारा आधार है, कि समांतर बीसी के समांतर हमने एक रेखाखंड खींच दिया है पीक्यू। यहां पर हमारा एक रेखाखंड आ गया है पीक्यू। ठीक है, रेखाखंड पीक्यू बीसी के समांतर खींचा गया है। यदि पीक्यू और बीसी का अनुपात, यानी कि हमें ये दे रखा है कि पीक्यू अनुपात बीसी बराबर क्या है, बराबर है 1/3, मतलब कि 1:3 दे रखा है हमें। तो हमसे पूछ रहा है कि एपी तथा पीबी का अनुपात क्या होगा है। तो हमसे पूछ रहा है, तो अगर यदि ये हमें दे रखा है तो पूछ रहा है हमसे कि एपी अनुपाते पीबी, एपी अनुपाते पीबी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, हमसे ये पूछ रहा है। ऑप्शन क्या हमें दे रखे हैं? ऑप्शन हमें ए दे रखा है 1/3, ऑप्शन बी दे रखा है हमें 1/2, ऑप्शन सी दे रखा है हमें 1/4 और ऑप्शन डी दे रखा है हमें 2:3 कह दूं या 2/3 कह दूं। ये चीज कंफ्यूजिंग तो दूर हो गई आपकी कि जो हमारा अनुपात कह रहा है, मतलब ये जो पीक्यू अनुपात बीसी लिखा है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। क्या देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। कैसे? अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं तो पीक्यू डिवाइड बाई बीसी, ये हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 1/3। ठीक है, कितना दे रखा है, 1/3 दे रखा है। इसका मतलब यह है कि PQ ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, PQ और BC। और आपने त्रिभुज चैप्टर में पढ़ रखा होगा, त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है, त्रिभुज में ये प्रमेय भी है एक, कि जब भी दो रेखाखंड, अगर दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर है एक त्रिभुज में, तो जो अनुपात होता है उनकी भुजाओं का अनुपात, वो क्या होता है, संगत होता है। किस तरीके से? ये देखिए, इसका मतलब कि जो AP है और AB वो बराबर हो जाएंगे किसके, PQ और BC के। क्या होता है ये देखो, वो जो त्रिभुज में आपने पढ़ा होगा त्रिभुज की परमेय से, क्या होता है त्रिभुज की परमेय से? त्रिभुज की परमेय से होता है कि ये जो PQ बाई BC है ना, PQ बाई BC ये बराबर है किसके? बराबर है AP के, AP के बटे AB के, पूरी भुजा के AB के बराबर है। और किसके बराबर है? ये दोनों साइड बराबर होता है AQ के बटे किसके बराबर है, AC के टोटल। और ये किसके बराबर है? ये तीनों बराबर हो जाएंगे 1/3 के। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आप ये समझ गए तो ये सवाल आप बहुत आसानी से कर लेंगे। और इससे रिलेटेड सवाल भर भर के इसमें दे रखे हैं मॉडल पेपर में, आपके पीवाईक्यू में, और कई बार बोर्ड में भी आ रखे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझ जाओ। क्या कह रहा है इसमें? इसमें क्या रखा है कि ये जो है मेरे आधार है बीसी का, और ये मैंने रेखाखंड जो खींचा है इसके समांतर, मेरे आधार के समांतर, उसका अनुपात 1:3 है, 1/3 है। तो मेरी जो रेखा हो जाएगी ना, कैसे देखो, PQ ये है हमारे पास, BC है, ये बराबर होगा AP के, इस पूरे के। ये देखो AP ये है हमारा, रुक जाओ, आई हैव टू चेंज कलर, बदल लेता हूं मैं। ठीक है, मार्कर का, ताकि समझ में आए। देखो यहां पे AP ये है AP, और ये किसके, AP बटा AB, ये पूरा, इनका अनुपात बराबर हो जाएगा किसके, PQ बाई BC के। उसी तरीके से इधर भी ये AQ ये वाला और ये पूरा AC बराबर हो जाएगा। अब कितना दे रखा था? ये दे रखा था 1/3 दे रखा था। क्या करूंगा मैं? अब मेरे सवाल पे आओ। सवाल क्या कह रहा था मुझसे? सवाल ये कह रहा था कि PQ बाई BC दे रखा है, तो AP बाई BP निकालिए। क्या निकालिए? AP बटा PB। क्या निकालिए? PB। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, AP ऊपर लिख दूंगा बटे PB। अब मुझे ये चाहिए, ये लंबाई चाहिए मुझे, ये वाली लंबाई मुझे चाहिए। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, अपनी पूरी बड़े जो लंबाई है मेरी AB, उसमें से AP को घटा दूंगा, तो यही लंबाई आ जाएगी। ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कैसे? जैसे मैंने ये एक लाइन दे रखी है आपको, इसमें मैंने 3 बिंदु दे रखे, आपको दे दिया A, यहां दे दिया आपको बिंदु B, यहां दे दिया आपको बिंदु C। मैंने आपसे कहा कि मुझे BC बताइए कैसे आप निकालेंगे, और मैं आपको क्या करूं, कह दूं कि मैंने किसी ये सबसे बड़ी वाली की लंबाई मैंने आपको दे रखी, मतलब AC की लंबाई मैंने आपको दे दी है 5 सेंटीमीटर, और AB की लंबाई दे रखी है मैंने 3 सेंटीमीटर।
तो आप कहोगे कि नन बाई बीसी इज इक्वल टू मैं क्या कर सकता हूं, ए सी माइनस ए बी कर दूंगा, मैं घटा दूंगा कितना 5 माइनस 3, तो ये मेरे 2 आ जाएगी बीसी। उसी तरीके से मैं भी यहां पे क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं पीवी के लिए मैं क्या करूंगा, बड़ी लाइन ए बी में से पूरी भुजा क्या है ए बी माइनस ये जो एपीक्यू त्रिभुज में से एपी, इनको ले लूंगा मैं, क्या ले लूंगा, इनको मैं ले लूंगा, क्या हो जाएगा देखो एपी, एपी में से ये पूरी हो जाएगी एबी माइनस एपी। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा, मूव ऑन करें। ठीक है, अब क्या हो जाएगा एपी माइनस, अब देखो यहां से एपी की डायरेक्ट वैल्यू रख दो। अब देखो एपी तो मुझे पता है क्या, क्योंकि यहां देखो एपी कितना हो गया, एपी बराबर होती है पीक्यू के, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि एपी इज इक्वल टू 1। ये कैसे मैंने लिखा, ये मैंने ऐसे लिखा कि जब PQ बाई BC बराबर है AQ बाई AC के या AP बाई AB के, तो एक AP कितना है 1 और AB कितना है, AB हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास AB देखो यहां से 3 है, देख रहे हो AB 3, ये दो चीज वैल्यू आ गई। अब जैसे ये दो चीज वैल्यू आ गई, उठा के रख दो, AP की वैल्यू 1, AB की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, AB की वैल्यू 3 माइनस AP की वैल्यू फिर मैंने ला रही है 1, तो कितना हो जाएगा ये 1 माइनस 3 माइनस 1 यानी कि 1/2, कितना हो जाएगी, यानी कि AP डिवाइड बाई बीपी कह दूं या पीबी कह दूं, दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 के बराबर हो जाएगी, यानी इनका जो अनुपात होगा वो 1:2 के बराबर होगा। और कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपको सही नजर आता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, आई थिंक अब हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन कि यह निर्देशांक ज्यामिति थे, निर्देशांक ज्यामिति से एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसको देखते हैं हमें कैसे सॉल्व करना है निर्देशांक ज्यामिति से। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन ये कह रहा है कि बिंदुओं ए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि बिंदु ए है, ए कितना हमें दे रखा है 2, -5 और हमें दे रखा है बी कितना दे रखा है 2, -2, 9 से समदूरस्थ एक्स अक्ष पर बिंदु होगा। इसका मतलब समझ रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कह रहा है कि कोई एक ऐसा बिंदु होगा हमारा जो इस बिंदु ए और बी से समान दूरी पे होगा। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी। ठीक है, समदूरस्थ का क्या मतलब होता है, समान दूरी। देखो यहां पर क्या होगा, इस तरीके से, ये आपको पढ़ा होगा आपने निर्देशांक ज्यामिति में, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। ठीक है, दिस इज माइनस वाई और ये क्या है, वाई है, ये वाई है और ये माइनस का एक्स है। ठीक है, अब क्या होगा, समदूरस्थ का मतलब होता है कि समान दूरी। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी। ठीक है, समान दूरी। अब क्या कह रहा है इसमें कि ए और बी है, समदूरस्थ है एक्स अक्ष पर। अब आपको पहले पता होना चाहिए कि जब भी कोई बिंदु एक्स अक्ष पर होता है तो उस पे वाई का मान 0 होता है। ठीक है, यानी कि जब एक्स अक्ष पर मेरा कोई बिंदु हो जाएगा तो उस पे मेरे वाई की मान 0 हो जाएगा। यही चीज अगर कहता कि हमारी जो समदूरस्थ है वो वाई अक्ष पर बिंदु है, तो यानी कि एक्स की वैल्यू 0 हो जाती है। यानी यहां अगर मेरे बिंदु कोई यहां पर है तो यहां पर मेरी वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन अगर कोई बिंदु यहां एक्स पर है तो किसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, वाई वाली 0 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है हम समदूरस्थ एक्स पर है, यानी कि अब हमारी जो वैल्यू होगी, जो हमारा आंसर आएगा, जो हमारा सोल्यूशन आएगा, आपको ऑप्शन भी इस तरीके से दे रखे हैं। यहाँ पर ऑप्शन है इसके -7, ठीक है, ए क्या है हमारा -7, बी है हमारा -60, सी है हमारा -20, सॉरी सी क्या है ये -20, सॉरी -20 और डी है हमारे पास 2,0। ठीक है, अब देखते हैं क्या आता है इसमें। तो इसमें क्या करना है, हमें समदूरस्थ देखना है। समदूरस्थ मैंने बताया कि अब y एक्सिस वाला तो 0 होगा, इसका मतलब यहां पे हमारी कोई जो वैल्यू आएगी वो x, 0 होगी और इसी x की हमें वैल्यू निकालनी है। फिर ये कह रहा है कि एक बिंदु हमारा 2, -5 में है, किसमें है 2, -5 और एक किसमें है -2, 9 में है। ठीक है, अब देखो यहां पर एक बिंदु मैंने लिया a, यहां पे मैंने ले लिया x, 0 और यहां पर मैंने ले लिया b अपनी वैल्यू -2, 9 और यहां पर मेरी a की जो वैल्यू है वो कितनी हमें दे रखी है 2, -5। अब मैं क्या करूंगा, इसको p ले लेते हैं, एज इट इज कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं।
अब मैं क्या करूंगा, सम दूरस्थ है तो आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला पता होगा, क्या होता है, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, यही होता है रूट ओवर में। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका फार्मूला लगाएंगे इसके लिए और इसके लिए। क्या होगा यहाँ पर, आपको पता है क्योंकि ये दूरी सेम है, खुद ही क्वेश्चन में कह रहा है सम दूरस्थ है, तो मैं क्या निकाल लूंगा, एपी स्क्वायर इज इक्वल टू पीबी स्क्वायर। क्या निकाल लूंगा, एपी स्क्वायर इज इक्वल टू पीबी स्क्वायर, और यहां से मेरी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, कितना आसान है, देखते हैं। एपी की वैल्यू यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट। अब चूंकि फार्मूले में क्या था, अंडर रूट, लेकिन चूंकि मैंने यहाँ पे स्क्वायर ले लिया है तो मेरा जो रूट था वो खत्म हो गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे करते हैं एपी स्क्वायर इक्वल टू पीबी स्क्वायर। एपी की वैल्यू देखो यहां से क्या हो जाएगी, रूट ओवर आता है, रूट तो खत्म हो गया, x2 क्या है यहाँ पर, x2 यहाँ पर है x, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूं वो जो वैल्यूज आ रही है हमारी, इसके लिए हमारे पास x1 है 2 और यहां पर क्या है y1 माइनस 5, यहां पर x2 x है और y2 0 है। ठीक है, इसके लिए एपी के बीच के लिए तो यहां पर क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, क्या होता है, फार्मूला लिख देता हूं मैं, x2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारे पास। तो x2 माइनस x1 कितना है, x2 देख लो भाई, यहां पर क्या है, x माइनस x1 की वैल्यू है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0 0 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू देखो यहाँ पे माइनस 5 है तो ये माइनस प्लस 5 कर देगा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पीबी। पीबी कितना होगा यहाँ पर, पीबी ये देखो इसकी वैल्यू। अब यहां पर हम जब देखेंगे तो x1 कितना है हमारे यहाँ पर पीबी में, पीबी में जब देखोगे तो x1 यहाँ पर क्या है, x है, क्योंकि अब पीबी की तरफ चल रहे हैं हम लोग, यहाँ पे एपी था यहाँ पीबी है। ठीक है, फिर y1 कितना है, y1 0 है, x2 कितना है, x2 है माइनस 2 और y2 कितना है, y2 है 9। ठीक है, समझ गए। अब क्या करना है, यहाँ पे वही फार्मूला है, कोई चेंज होगा नहीं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, x2 यहाँ पर क्या है, x2 देखो माइनस 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास, 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बना था। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, इतना बेसिक तो आपका क्लियर होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, आओ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, फिर माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी, तो माइनस का 2 इंटू ए है हमारे पास 2 इंटू बी है हमारे पास x। ठीक है, 2ab प्लस का, अभी देखो 5, 0 प्लस 5 यानी 5 ही हुआ, 0 प्लस 5 कितना होगा, 5 ही होगा भाई, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, यहां से आ जाएगा 25 बराबर, यहां पे देखो कितना हो जाएगा, माइनस 2 माइनस एक्स, तो माइनस 2 माइनस एक्स, इसमें भी क्या लगाऊंगा मैं, a माइनस बी का स्क्वायर या a प्लस बी का जो भी लगा दूं, तो देखो a माइनस बी का ही लगा देता हूं, आसान रहेगा। देखो a स्क्वायर फिर यहां का प्लस बी स्क्वायर, यहां पे क्या डी स्क्वायर, ठीक है, माइनस का कितना हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू बी, यहां पे हो जाएगा 2 इंटू ए है हमारे पास ये, और बी है क्या हमारे पास x। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब क्या करूं, इसको सॉल्व कर दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 दूना 4 एक्स प्लस 25 इज इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूना 4, यहां पे हो जाएगा प्लस 4x। ठीक है, लेकिन एक चीज हम यहाँ पे भूल गए, देखो यहाँ पे ये टर्म तो हमने पूरा सॉल्व कर लिया, अब यहाँ पे एक टर्म बच गया, 9 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, 9 ही बचेगा भाई। तो अब क्या करना है हमें, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 9 81, कितना हो जाएगा 81 प्लस में, तो यहाँ पे प्लस का 81 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, जब मैं इसके इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसे यही कैंसिल कर सकता हूं, बराबर के दोनों तरफ सेम है। इस तरह से देखो 4 भी खत्म हो जाएगा, लेकिन अब मैं यहाँ माइनस 4x प्लस 4x को नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ अलग अलग निशान है, देखो चिन्ह अलग है, यहाँ माइनस 4x है, यहाँ प्लस 4x है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको एक साथ ले आऊंगा, सबको इधर ले आऊंगा, उधर 0 कर दूंगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस का 4x माइनस का 4x। ठीक है, फिर यहां देखो माइनस का 4x प्लस का 25 यहीं पे था ये, और ये इधर आएगा तो माइनस का 81 हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। ठीक है, फिर क्या आएगा, माइनस 4x माइनस का 8x
फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 85, 81 में से 85 घटा दो कितना आ जाएगा, 11 में से 5 जाएगा आएगा 6, और फिर ये हो जाएगा 7, 7 में के 2 गए 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखो यहाँ माइनस का क्यों आया, क्योंकि भाई बड़े वाले के साथ 81 के साथ 81 के साथ मेरा माइनस है बराबर 0, कितना हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे देख लो दिख रहा है, ऊपर कर दे, इस साइड कर देते हैं, ठीक है। इधर देख लो, इधर देख लो, -8x है तो -8x इज इक्वल टू 56, 56 उधर लेके चले गए तो इस तरह से कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 56/8, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, -7 आ गई। तो अब जब x की वैल्यू आ गई -7 और y की वैल्यू हमें पता ही है कितनी, 0, क्यों, क्योंकि हमारा बिंदु जो है वो किस पे है, x अक्ष पर है। तो कौन सी वैल्यू से सही हो गई, देखो, यानी हमारा जो बिंदु बनेगा वो क्या बनेगा, -7, 0, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समदूरस्थ का सवाल जरूर आएगा, अगर ये तो ऑप्शनल में आ गया था, हो सकता है आपके अति लघु में आ जाए, तो वहां से समदूरस्थ का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। समदूरस्थ का मतलब है कि कोई दो बिंदु है हमारे पास और वो बीच वाले बिंदु से समान दूरी पर है, जैसे हमने यहां बात की कि ये दूरी क्या है, समान है, ठीक है। और मैंने ये भी बताया कि एक्स अक्ष पर हमारा बिंदु होता है तो 0 होता है, लेकिन अगर वो बदल दे क्वेश्चन, कह दे कि हमारा बिंदु वाई अक्ष पर है, तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो मैंने x0 लिखा था ना वो हो जाएगा 0y। अब x की वैल्यू 0 हो गई, लेकिन y की वैल्यू निकालनी होगी, बिल्कुल एज इट इज इसी तरह से निकाल दोगे, a + b होल स्क्वायर रूट ओवर करके वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन त्रिकोणमिति से है, दोबारा से एक अच्छा क्वेश्चन है, और इसके लिए आपको सिर्फ फार्मूला पता होना चाहिए, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को लगा लेंगे, ठीक है, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब हम थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारा टाइम इस पर इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है। जल्दी जल्दी लगाएंगे क्वेश्चन, और आप भी जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आए या जो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें वीडियो को और कमेंट्स भी करें, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, यदि cos स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 तो साइन स्क्वायर थीटा का मान, यानी कह रहा है कि यदि cos स्क्वायर थीटा 1/2 है तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, और ऑप्शन भी इसके हमें दे रखे हैं, ठीक है, डी ऑप्शन हमें दे रखा है 1/2। चलो ठीक है, फटाफट इसे सॉल्व करो, बहुत आसान सवाल है भाई, ये तो मतलब ऐसे ही देख के ही बता देना चाहिए था आपको क्या होता है। हमने पढ़ रखा है किसमें, त्रिकोणमिति में हमने पढ़ रखा है सॉल्यूशन, हमने पढ़ रखा है त्रिकोणमिति में, बहुत जो हमारी सर्वसमीकाएं होती हैं, 3 सर्वसमीकाएं, उसमें हमने पढ़ रखा था एक क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरी क्या पढ़ी थी हमने, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फिर तीसरी क्या पढ़ी थी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये हमने 3 पढ़ी थी। अब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का कर दो यहां पर इस्तेमाल, देखो क्या आएगा भाई, यहां पर देखो कॉस स्क्वायर थीटा दे रखा है तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, जब मैं इधर लाऊंगा तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही से मैंने लिख दिया, ये साइन स्क्वायर थीटा की मुझे वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कितना दे रखा है 1/2, सॉल्व कर दो इसको, कितना आ जाएगा 2 1 कम 2 माइनस 1/2, यानी कितना आ जाएगा, 2 में से 1 गया 1/2, तो यानी कि साइन स्क्वायर, इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, यानी कि कौन सा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। मूव ऑन करें, आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन था ये भी, आगे हमारे पास अब अगला कौन सा क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन हमारा वृत्त खंड के, जो वृत्त है आपका चैप्टर उसके क्षेत्रफल से है, वृत्त खंड के क्षेत्रफल, इसमें आप इस चैप्टर में आपको मेनली फार्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि त्रिज्य खंड निकालो, वृत्त खंड निकालो, या चाप की लंबाई निकालो, या अगर ये चाप इतनी है तो 2πr है, इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा होगा, आपको निकालना होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ क्वेश्चन ये दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 15,
15वां क्वेश्चन है अपना। क्या कह रहा है इसमें कि चित्र में, एक चित्र हमें बना रखा है इस तरीके से, ठीक है, ये हमें चित्र बना रखा है ओ ए बी, ठीक है। हमसे ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी वैल्यू में दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और त्रिज्यखंड ओ ए बी की, क्वेश्चन ये कह रहा है कि त्रिज्यखंड, ये हमें एक त्रिज्यखंड दे रखा है ओ ई बी की परिमाप, की परिमाप है, इसका परिमाप हमें निकालना है, ये बताना है परिमाप क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या दे रखा है हमें 64/3, ऑप्शन बी दे रखा है हमें 26 सेंटीमीटर, मतलब ये भी सेंटीमीटर में, ठीक है। सी दे रखा है हमें 65/4 सेंटीमीटर, और डी दे रखा है हमें 19 सेंटीमीटर, ठीक है। कौन सा होगा इसमें देखते हैं। अब इसके लिए आपको पता है, सबसे पहले आपको फार्मूला इसका पता होना चाहिए कि इसमें फार्मूला क्या होता है हमारा। ये देखो फार्मूला होता क्या है, त्रिज्यखंड जब आपको पता होगा। अब आपको ये बताओ, ये एक वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है हमारे पास एक, ये मेरा केंद्र हो गया, ठीक है। अब केंद्र से जब इसने इस तरीके से बनाया एक, तो ये क्या होती है आपको पता है, ये क्या होती है त्रिज्या, आर होती है त्रिज्या, ठीक है। और एक और इसने एक लाइन खींच दी, तो ये बताओ ये भी क्या होती है। तो जैसा कि हमें पता है भाई, केंद्र से हमारे वृत्त पर खींची गई कोई भी रेखा क्या होगी, एक वृत्त, एक त्रिज्या ही होगी। तो ये भी क्या हो गई, एक त्रिज्या हो गई। और ये क्या हो गई, ये, इसे हम लोग बोलते हैं चाप। तो यानी कि अगर हम यहां पर देख ले, हमें इसका परिमाप निकालना है, तो परिमाप मतलब टोटल लंबाई कितनी होगी भाई। तो जब हमें कुल लंबाई निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर 2r प्लस एल कर सकते हैं। अब ये 2r प्लस एल कहां से आया भाई, तो ये जो 2r है, ये 2r कैसे हो गया, क्योंकि एक r मैंने ये वाला, एक त्रिज्या मेरी ये है और एक त्रिज्या मेरी ये है, तो दोनों को मिला के कितने हो गई, 2r हो गई, ठीक है। प्लस एल, एल क्या है, एल ये है चाप की लंबाई, ये है हमारे पास एल क्या हो जाएगी, चाप की लंबाई। और क्वेश्चन में एक और चीज यहां दे रखी है, यहां दे रखी है हमें 60 डिग्री, ये कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पर 2r प्लस एल है, तो देखो 2 इंटू आर, आर की वैल्यू तो मैं यहां डायरेक्ट लिख सकता हूं 7, लेकिन उससे पहले मुझे एल की वैल्यू चाहिए। अब आपको चाप की लंबाई पता होनी चाहिए, कैसे निकालते हैं। तो चाप की लंबाई निकालने का फार्मूला होता है थीटा डिवाइड बाई 360 गुणे 2 पाई आर, ये होता है आपका फार्मूला किसकी, चाप की लंबाई का। किसी भी त्रिज्यखंड में अगर चाप की लंबाई निकालनी है तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, चाप की लंबाई निकालने का। अब क्या करूंगा मैं यहां पर 2 गुणे 7 प्लस क्या करना है मुझे, थीटा, यानी थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री, 60/360 गुणे 2 गुणे पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, ठीक है, गुणे कितनी, आर की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है। ये हो गई हमारे पास। अब क्या बस थोड़ा काटा पीटी कर रही है और आंसर हो जाएगा हमारे पास। मेन यही है हमारे पास, ये समझना कि हमें फार्मूला कौन सा लगाना है और कैसे लगाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, ये देखो 0 से 0 गया, 6 6 चमक 36 होता है, 7 से 7 चला गया, कितना आ गया यहाँ से, देखो 22 दूना 44/6, तो यहाँ 2 सते 14, इधर वाला प्लस यहां से देखो 44/6, और भी काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं कि नहीं, देखो 2 तिहाई 6 और 2 22, तो 22/3, तो कितना हो जाएगा ये 14 तिहा। अब इसका क्या कर लो, एलसीएम से सॉल्व कर लो, 14 तिहा होता है 42 प्लस 22/3, कितना आ जाएगा यहां से भाई साहब, 2 2 4 4 2 6, 64/3 सेंटीमीटर आ जाएगी आपकी आंसर। कौन सा है भाई, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आसान है कि नहीं। बस ये फार्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए कि चाप की लंबाई क्या होती है वृत्तखंड के क्षेत्रफल में, ठीक है। एक सवाल और करते हैं, अभी एक सवाल और करते हैं अपने पास, 17वां क्वेश्चन आज कर लेते हैं, ताकि अब हमारे पास, क्योंकि फिर तो हमें बहुत सारे वीडियोस के पार्ट्स बनाने होंगे और टाइम भी नहीं हमारे पास उतना, तो हमें जल्दी करना होगा। एक सवाल और लगाते हैं, और ये सवाल आसान है, पिछली वीडियोस में जो हमने बात की थी, अगर वो कॉन्सेप्ट आपने सही से पढ़ा होगा, देखा होगा, तो आप इस सवाल को भी आसानी से कर लेंगे, ठीक है। क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर, ओ हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 पहले हमें करना होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 16, अभी तक हमने एक चैप्टर नहीं किया था, कौन सा, एपी वाला, समांतर श्रेणी वाला, उसका भी एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास।
कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी का सारवंतर, एक समांतर श्रेणी है जिसका हमें सारवंतर दे रखा है। कितना दे रखा है हमें सारवंतर? सारवंतर दे रखा है हमें -4, ठीक है। तथा तथा दसवां पद दसवां पद हमें दे रखा है -8। तो प्रथम पद ज्ञात करें, प्रथम पद ज्ञात करें, ठीक है। और इसमें ऑप्शन हमें दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या दे रखा है भाई? ऑप्शन दे रखा है हमें, ऑप्शन नंबर ए है हमारा -40, ऑप्शन बी है हमारा 20, ऑप्शन सी है हमारा 28 और ऑप्शन डी है हमारा 36। ये 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। देखते हैं भाई कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब अगर आपको समांतर श्रेणी की थोड़ी सी भी जानकारी होगी तो आपको पता होगा कि सारवंतर को किससे दर्शाते हैं? डी से। डी इज इक्वल टू होगा -4, ठीक है। और अब आपको पता होगा कि एनवां पद निकालने का फार्मूला होता है, क्या होता है सूत्र एनवां पद निकालने का? एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है कि नहीं? ये होता है एपी का। अगर पहली एक्सरसाइज पढ़ी होगी तो ये फार्मूला आपको पता होगा, ये सूत्र आपको पता होगा। एनवां पद निकालने का फार्मूला होता है कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां पर ए क्या होता है हमारा? ए होता है हमारे पास प्रथम पद, ए होता है हमारे पास प्रथम पद, डी होता है हमारे पास सारवंतर, ठीक है। डी हमारे पास सारवंतर होता है। एन क्या होता है? एन जो होता है वो पदों की संख्या। क्या बताते हैं हम? पदों की संख्या, ठीक है। पदों की संख्या बताते हैं। अब इस फार्मूले का इस्तेमाल करके इसको मैं आसानी से कर सकता हूं। वैसे इसका जैसे कंपटीशन वगैरह में भी ये बहुत सवाल इस तरीके से आते हैं, उस वो तो मैं दोनों तरीका आपको बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। पहला तरीका देखो, पहला अगर आपको सिंपल वे में करना है तो अगर आपको पता होगा कि 10वां पद कैसे लिखते हैं, तो 10वां पद लिखने के लिए आपको क्या करना होगा? 10वां पद यानी कि a प्लस 9d, a प्लस 9d, और कितना दे रखा है 10वां पद? -8, तो -8 कर दो। कितना हो जाएगा फिर? ये a प्लस 9d इक्वल टू -8। a की वैल्यू आपको निकालनी है, क्यों? प्रथम पद, प्रथम पद यानी a, ए पूछ रहा है हमसे, तो प्रथम पद ए निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? -8 है, इसको इधर लेके जाऊंगा -9, और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है? -4। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? -8, 9 चौक 36, ये प्लस का 36, तो यहां से कितनी आ जाएगी? ए की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 28। 36 में से 8 गया, 28 आ जाएगी। एक तो ये हो गया तरीका, यानी सी ऑप्शन सही है। अब तो आपके फार्मूले से भी देख लेते हैं। 10वां पद कह रहा है, 10वां पद यानी पदों की संख्या n होती है, तो n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10। सिंपल, n की वैल्यू 10 दे रखी है, तो यहां पे रख दो भाई a10। यहां पे जो है ना a10, देखो n, a10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1, और d की वैल्यू हमें दे रखी है 10, क्योंकि n की संख्या, और d कितना है? -4। चलो, और a10 यानी वही वैल्यू जो हमें दे रखी है 10वां पद -8, तो यहां से -8 आ गई, a10 की वैल्यू -8। a प्लस 10 में से गया 9, और -4 यहां पर है, तो कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू? -8 इज इक्वल टू a -36। देखो 9 चौक 36। अब a की वैल्यू निकालनी है, तो a को इधर लाओ, इधर लेके जाओगे तो ये कितना हो जाएगा? ये a को उधर रहने दिया, ये -8 प्लस 36, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 36 में से 8 जाएगा, 28 आ गई। यानी देखो यहां से भी दोनों तरीके से वेरीफाई कर लिया, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो एनवां पद निकालने का ही होता है हमारे पास फार्मूला। अगर ये फार्मूला पता है तो इससे भी निकाल सकते हो। वैसे जब तुम्हारे पास ये टिक वाले में यानी बहुविकल्पी में आया है तो आपको ये इसी से लगा देना चाहिए, a प्लस 9d। जैसे मुझसे कहता है 7वां पद, तो एक घटा दिया करो। कैसे? 7वें पद के लिए a प्लस 6d, 5वें पद के लिए a प्लस 4d, जितना कहे उससे एक कम कर दिया करो और उसमें 4d कर दिया करो। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि भाई n-1 होता है, तो वहीं से हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। देखो a प्लस 9d यहां पे भी तो आया, a प्लस 9d यहीं से निकल के आया है, a प्लस 9d इज इक्वल टू -8, ठीक है। ये तो आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि हमें क्या निकालना है? इसमें गुणनखंड करना है। किसका? वो भी एक संख्या दे रखी है, आप तब तक ट्राई कीजिए एक बार। 156 का हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम पहले ही वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि 156 का
अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा देखते हैं। अभी ऑप्शन क्या दे रखा है हमें, ऑप्शन ए दे रखा है हमको 2 गुणे 3 गुणे 13, बी दे रखा है हमको क्या दे रखा है 2 का स्क्वायर इंटू 3 गुणे 13, सी दे रखा है हमको कितना 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13, और डी दे रखा है हमको 2, डी ऑप्शन है कुछ इस तरीके से 2 गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 13। चलो देखते हैं भाई कौन सा आ रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें उस संख्या को अभाज्य संख्याओं से ही विभाजित करना होगा। क्या आएगा भाई इसका हल, सॉल्यूशन देखते हैं। 156 सिंपल तरीका है, पहले 2 से, क्योंकि भाई लास्ट में क्या है इसके 0 2 4 6 आ जाए, तो मैंने बताया था किससे, सबसे पहले 2 से इसको विभाजित करना है। करो 2 से विभाजित, 2 सते 14, कितना आ जाएगा 1, 2 अठे 16, ठीक है 2 सते 14 करोगे 1 2 अठे 16 हो जाएगा। फिर कितना आ जाएगा यहां से 2 से करोगे कितना आ जाएगा 2 तियाए 6, फिर 2 नवा 18, ठीक है क्योंकि 2 तियाए 6 एक बचेगा 2 नवा 18। अब देखो 9 आ गया तो अब ये 2 से नहीं कर सकता, आप 3 से ट्राई करो, 3 से करोगे क्या आ जाएगा 3 एकम 3 3 तिरिक का 9, फिर कितना हो जाएगा यहां से 3। देखो अब तुम्हें पता है कि 13 क्या है, खुद एक अभाज्य संख्या है, वो किसी से नहीं करती, तो 13 का सिर्फ हो जाएगा 13 एकम 13। अब क्या आ गया इसका लिख के देख लो, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे कितना आ गया 13, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 गुणे 2 यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 2, 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13, देख लो भाई कौन सा है 2 की घात 2 3 गुणे 13, बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। इसी तरीके से आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं कि आपको यहां पर निकालना होगा एक 64 का अभाज्य गुणनखंड, एक निकालना होगा आपको 144 का अभाज्य गुणनखंड। इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड आप निकाल के बताइएगा और कमेंट में इसका आंसर भी मुझे बताइएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 क्या था, क्वेश्चन नंबर 18 ये था हमारे पास, क्या कह रहा था क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं। अंतः स्पर्श का मतलब क्या होता है कि दो वृत्त मैं इस तरह से बनाऊंगा कि वो क्या करते हैं एक दूसरे को अंदर से टच करते हैं, ठीक है, अंतः स्पर्श करते हैं। वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं कि दो वृत्त, आप मेरे साथ सॉल्व करते रहें क्वेश्चन तो ही आपको मैथ समझ में आएगी, ऐसे नहीं कि एक बार देख लिया और फिर उसके बाद में कर लेंगे, ये चीज नहीं होनी चाहिए। और अब तो आपके पास उतना टाइम भी नहीं बचा है। क्या कह रहा है, एक वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, अंतः स्पर्श करते हैं। अंतः स्पर्श का मतलब मैंने बताया कि वो टच करते हैं, इसको अंदर से टच कर, वो भी कैसे मैं उसका चित्र बना के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी, मतलब जो दो वृत्त ये बन रहे हैं, दो वृत्त जो बन रहे हैं उनके वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी, वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी कितने दे रखा है मुझे 3 सेंटीमीटर है। यदि छोटे वृत्त की, ये लिखा है यदि एक वृत्त की त्रिज्या, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, मतलब एक वृत्त की त्रिज्या से हमें दूसरे वृत्त की त्रिज्या बतानी होगी। कैसे, इसमें ऑप्शन हमें दे रखा है ए 3 सेंटीमीटर दूसरे वाले की, बी हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर, सी हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर और डी हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। चलो बताइए भाई क्या होगी। सबसे पहले अंतः स्पर्श कैसे करते हैं दो वृत्त, उसको देखते हैं, उसके बाद हम आगे समझेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। बहुत आसान है, अगर आपने वो चित्र बना लिया अंतः स्पर्श वाला तो सब कुछ कर लेंगे। ये देखिए, ये बन गया हमारे पास एक वृत्त, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक दो वृत्त है, तो एक वृत्त तो हमने बना लिया, दूसरा भी मैं बना देता हूं। दूसरा वृत्त देखो, दूसरा वृत्त कुछ इस तरीके से बनेगा,
हो सकता है परफेक्ट वृत्त ना बन पाए, फिर भी कोशिश मैंने की है अपना बेटर देने की। अब देखो यहां पर क्या होगा, इसको हम थोड़ा इस तरीके से बनाते हैं, क्योंकि यहां पर ये कह रहा है कि एक दूसरे को अंतःस्पर्श करते हैं। अब मैंने भी बताया कि अंतःस्पर्श मतलब एक दूसरे को टच करते हैं, किस तरीके से, अंदर से। कैसे टच करते हैं, ये देखो इस तरीके से यहां पर बन जाएगा, लेकिन फिर मुझे ये भी मिटाना पड़ेगा। एक सेकंड थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा अच्छा बन जाएगा तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाओ। और यहां पर अंतःस्पर्श करने का मतलब क्या होता है, अभी तो एक परमेय भी है अंतःस्पर्श करने पर, कि स्पर्श रेखाएं जो बनाती हैं कोण, वो किस तरीके से होता है, ठीक है। चलो ठीक है, इतना काफी है। अब यहां पर हमारे पास यहां पे ये स्पर्श कर रहा है इस पॉइंट पर, फिर ये कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। अब आपको पता है कि इसकी त्रिज्या मैंने कितनी मान ली, ये है 2 सेंटीमीटर, और ये इसका केंद्र है बड़े वाले का, ये बड़े वाले का केंद्र है, ये छोटे वाले का केंद्र है। फिर ये कह रहा है वृत्तों के केंद्रों की बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, और ये जो इसके बीच की दूरी है, ये चीज, ये है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर है। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर इसके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, ये इसके दोनों केंद्रों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो मुझे बता सकते हो तुम कि ये बड़े वाला जो मेरा नीला वाला वृत्त है, उसकी त्रिज्या कितनी होगी। आप आसानी से देख के बता सकते हैं कि भाई जब ये 3 है, ये 2 है, तो इसकी त्रिज्या तो यही होगी, ये इसकी त्रिज्या ही है। चाहे ये वाली त्रिज्या ले लो, चाहे ये ले लो, क्योंकि हमें नीले वाले वृत्त की त्रिज्या बतानी है कि नीले वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। नीले वाली त्रिज्या ये ले लो या ये ले लो, और ये किसके बराबर होगी, ये 3 और 2 को जब हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। यानी कि ये नीले वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये तो ऐसे ही देख के सिर्फ आपको चित्र बनाना था, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा, और सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि दोनों वृत्त की त्रिज्या, एक की त्रिज्या हो जाएगी हमारे पास 2 सेंटीमीटर और दूसरे वाले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, फटाफट करते हैं। अब इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं, बस 2 क्वेश्चन और बाकी हैं, फिर हमारा ये जो पहला सेट है बहुविकल्पीय का वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगले सेट में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे होंगे, ठीक है। तो मैं उन क्वेश्चन की सिर्फ आपको हिंट दे दूंगा, मैं उसको पूरा सॉल्व नहीं करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना होगा। अभी हमारे पास दीर्घ, अति लघु, लघु और दीर्घवृत्तीय भी क्वेश्चन है, उनको भी हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के मूलों का योग होगा। हमसे इसके मूल पूछ रहा है, और साथ साथ में मूलों के मूल का योग, मूलों का योग, मूलों का योग होगा, योग होगा। अब आपको पता होगा, अगर आपने द्विघात समीकरण पढ़ा होगा, तो इसके मूल, किसी भी द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहां पे कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास कि द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण में आपने पढ़ा होगा कि द्विघात समीकरण जो होता है हमारा, वो किस तरीके का होता है। द्विघात समीकरण आपने पढ़ा होगा कि वो होता है इस तरीके का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर, मतलब जहां पर a नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये चीज हम पढ़ के आए हैं कि द्विघात समीकरण में हमारे पास ये चीज होती है, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि इसके 2 मूल होते हैं। मूल के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में बताया था कि मूल का मतलब वो संख्याएं, वे नंबर्स होते हैं कि जिसमें हम x की वैल्यू पुट कर दें तो वो x की वैल्यू ही मूल कहलाती है, कि जिस पर हमारे समीकरण की वैल्यू 0 आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। अब बताओ, इसके मूल निकालने के मैंने बताया था कि मूल जो होते हैं इसके, अगर हम मान लें कि अल्फा और बीटा होते हैं, तो अगर मूलों का योग निकालना हो क्या, अल्फा प्लस बीटा, तो वो आता है माइनस का b बाई ए। अगर मूलों का गुणनफल निकालना हो क्या, मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, तो वो आता है c बाई ए। ये हम बात कर चुके हैं, ठीक है। फिर भी मैंने यहाँ पे रिवाइज करा दिया आपको। अब देखो यहाँ पर क्या निकालने जाओगे, जब निकालने जाओगे तो हम यहाँ पे पहले देखो a क्या है हमारे पास 5 है, b क्या है हमारे पास -3 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे स्टैंडर्ड में क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे माइनस लेना होगा। हमारे c क्या है हमारा 2 है। हमें चाहिए क्या, मूलों का योग। अब मूलों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। ये मान लो कि अल्फा बीटा उसके मूल आएंगे, इनके मूलों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए, माइनस b यानी माइनस पहले से, और यहाँ पे देखो b की वैल्यू क्या है -3 डिवाइड बाई a की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया 3/5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि मूलों का योग कितना आ गया 3/5। और इसमें ऑप्शन में भी आपको दे रखा था, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही हो जाएगा। वो क्या वैल्यू दे रखी है उसकी, 3/5 वैल्यू दे रखी है, ठीक है। आसान है, बहुत आसान है। बस अब देखो यहां से क्वेश्चन तो अल्फा प्लस बीटा पे आ गया, लेकिन अब हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए अल्फा इंटू बीटा, कह दे कि मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, c बाई ए कर देना है। c की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2। अगर मैं इसमें कहूं कि अल्फा बीटा निकालो,
यानी कि मूलों का गुणनफल, क्यों क्या करोगे c बाई ए, और c कितना है यहाँ पर देखो 2 है और a की वैल्यू कितना है 5 है, तो 2/5 क्या है इसका मूलों का गुणनफल है। दोनों बता दिया मैंने अब आप, ठीक है। इस तरीके से अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं कि अगर मेरे पास है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो अब आप इसके मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल दोनों निकाल के बताएंगे मुझे, ठीक है। दोनों निकाल के बताएंगे, कमेंट में मुझे आंसर इसका बताएंगे। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारे, और इस सेट 1 का भी लास्ट क्वेश्चन। अगले सेट में जो हमारे पास बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे उसी को हम टैकल करेंगे, उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे अपने अति लघु के पास, ठीक है। चलो भाई देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है हमारे पास, हाँ ये रहा लास्ट क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण, ये भी द्विघात समीकरण से ही क्वेश्चन दे रखा है, और ये क्वेश्चन मतलब अभी जो मैंने बताया ना आपको क्वेश्चन पिछला वाला, द्विघात समीकरण से कंपटीशन में आपको लगातार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ये जामिया में मिल जाएंगे क्योंकि एमयू का लेवल तो थोड़ा बढ़ गया है, एमयू अच्छे क्वेश्चन देने लगा है। एमयू इस प्रकार का क्वेश्चन देता है कि जिसमें विविधकर से रिलेटेड आपसे पूछा होता है। क्या इसमें क्या कह रहा होता है कि द्विघात समीकरण हमें एक दे रखा है क्या, 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का m बराबर 0 के मूल बराबर है। मतलब अगर इनके जो मूल हैं, इनका जो वैल्यू आएगी रूट्स की, मूल जो है वो बराबर है, मूल क्या है बराबर है, ठीक है। तो m का मान बताओ, m का मान क्या होगा। ये देखो m दे रखा है ना, इसका मान हमें पूछा है, और हमें इसमें ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है हमारे पास 7 और ऑप्शन डी है हमारे पास 4। चलो बताओ भाई फटाफट इसका आंसर बताओ। अब आपको इसमें पता है क्या पता होना चाहिए, विविधकर के बारे में पता होना चाहिए कि विविधकर क्या होता है। विविधकर क्या होता है हमारे पास, विविधकर को दर्शाते हैं डी से, आपने पढ़ा होगा द्विघात समीकरण में। उसको बताते हैं कि जो वैल्यू होती है, जब आप श्रीधराचार्य नियम लगाते हो, क्या होता है श्रीधराचार्य नियम में जब हम लोग मूल निकालने जाते हैं तो क्या निकलता है वो, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाई 2a। ये होता है कि नहीं श्रीधराचार्य नियम द्वारा जब हम रूट निकालते हैं, मूल निकालते हैं किसी भी समीकरण के, तो वहीं से ये जो वैल्यू होती है ना b स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को बोलते हैं विविधकर d। तो d की वैल्यू क्या होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। और हमारे पास ये 3 कंडीशन होती है, इसकी तीनों कंडीशन मैं डिस्कस करने वाले हूँ बहुत डिटेल के लिए, उसके मैंने डिस्कस कर चुका हूं उसके बारे में। यहां पे हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है। कब, जब हमारे मूल जो हैं, अगर मूल हमारे बराबर है, मूल यदि लिख देता हूं यहां पर, यदि मूल बराबर है, अगर यदि मूल बराबर है हमारे, तो क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। अब यहां पर क्या b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो b स्क्वायर देख लो यहां पर क्या है हमारे पास, सही समीकरण दे रखा है, इसमें a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है -12, c की वैल्यू कितनी है m, ठीक है। अब क्या करो b स्क्वायर यानी कि -12 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है m इज इक्वल टू 0। इसमें क्या निकालना है, m की वैल्यू निकालना है, निकाल दो भाई। 12 का स्क्वायर कितना होता है 12 बराबर 144, माइनस का 4 तिया है 12m बराबर 0। क्या करो 12 को उधर लेके जाओ तो कितना हो जाएगा 12m बराबर 144, यानी कि m की वैल्यू कितनी आ गई 144 बटे 12, यानी कि m की वैल्यू कितनी आ गई 12 बराबर 144, कितना आ गई m की वैल्यू 12 आ गई। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर बस हमें क्या करना था, इसमें देखना था कि विविधकर की जो वैल्यू है b स्क्वायर माइनस 4ac, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 के बराबर हो जाएगी। कब, यदि मूल बराबर हो, अगर मूल बराबर हो जाएंगे तो उसमें वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू v हो जाएगी। ये इसे बोलते हैं, ये जो d होता है ना विविधकर बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग विविधकर, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन बन सकता है वो हो सकता है आपसे कह दे कि जो रूट की वैल्यू आ रही है x की वैल्यू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर अंडर रूट 4ac डिवाइड बाई 2a, उसमें कह दे कि ये श्रीधराचार्य नियम द्वारा निकाल के बताओ, ठीक है। तो उसमें भी क्या करना होगा, उसमें बस यही करना होगा तुम्हें कि जो हमें ये समीकरण दे रखा होगा उसमें x का मान निकाल दोगे। अब उसमें दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, b यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac जो आपका विविधकर है, उसमें हो सकता है ये कहते कि मूल बराबर है, यदि मूल 0 से बड़े हैं, तीन उसमें आपके बन जाएंगे, क्या x इज ग्रेटर देन 0, x इज लेस देन 0 और x बराबर 0, यानी कि यहां पर आपका क्या रहेगा, ये जो x की मैं बात कर रहा हूं ये d है हमारा विविधकर है, ठीक है। क्लियर है, तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी होगा। अब हमने इसमें समझे 20 सवाल पूरे मुकम्मल कर लिए हैं, ठीक है।
ये 20 सवाल हो गए। अब अगले सेट के लिए हम लोग कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो उसमें भी हैं, उसको भी हम टैकल करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा कि जो भी मैंने इसमें आपको होमवर्क्स दिए हैं क्वेश्चन के साथ, उसको आपको सॉल्व करना होगा और कमेंट्स में उनका आंसर भी बताना होगा। ठीक है, तो आई थिंक